इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में आपका खैर मकदम है। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद अमीन मीर। आज हम बात करेंगे उर्दू ज़ुबान आगाज़ व इर्तिका के हवाले से कि उर्दू और खड़ी बोली का आपस में क्या रिश्ता है। क्योंकि ये ब्लॉक 1 यूनिट 5 के आपका जो सिलेबस है उसी हवाले से हम आज बात करेंगे, उर्दू और खड़ी बोली का रिश्ता। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जदीद हिंद आर्याई ज़ुबान किसको कहते हैं, और इससे पहले भी हमने इस बात का जिक्र किया था, इस पर गुफ्तगू हुई है। लेकिन चूंकि उर्दू और खड़ी बोली का जो रिश्ता है वो कहीं ना कहीं जदीद हिंद आर्याई ज़ुबान से जुड़ जाता है, तो इसी हवाले से हमने सोचा कि थोड़ा सा उसके पस मंज़र में जाए ताकि ये अंदाज़ा हो जाए कि खड़ी बोली का जो वजूद है, ये जो उर्दू जिसे हम कहते हैं कि खड़ी बोली से पैदा हुई है, तो वो खड़ी बोली किन ज़ुबानों से वो मुतासिर हुई है, और जहाँ वो इलाकाई ज़ुबानें, उसमें कौन कौन सी इलाकाई ज़ुबानें पाई जाती थी, और इसी तरह से खड़ी बोली उनके इलाके कौन कौन से थे, या इसके बाद उनके ज़मायर, उनके अस्मा, उनके सिफ़ात और उनके अफ़आल किस तरह से बाकी ज़ुबानों की जो ग्रामर है वो किस तरह से खड़ी बोली से व्यवस्थ हो गया, और फिर आगे चलकर उर्दू से उसका एक रिश्ता जुड़ गया। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि 11वीं सदी ईस्वी में दिल्ली और उसके गिरदो नवा में शोरसेनी उपभ्रंश के पतन से खड़ी बोली वजूद में आई। हमने इससे पहले बात की थी कि पहले एक संस्कृत क्लासिक की संस्कृत थी, उसके बाद फिर वैदिक संस्कृत थी, उसके बाद धीरे धीरे चलकर उपभ्रंशों का वो दौर चला। फिर इसी उपभ्रंश के एक शाख जो है वो शोरसेनी, तो शोरसेनी उपभ्रंश के पतन से ही जो है खड़ी बोली वजूद में आई। फिर आगे चलकर 12वीं सदी में पंजाब के रास्ते जो फारसी, अरबी, तुर्की और किसी कदर पंजाबी बोलने वालों ने इस खित्ते में न सिर्फ ये कि अपनी हुकूमत कायम की, बल्कि अपना जो मुस्तकिल जो आमाजगाह है उन्होंने उसको भी बना लिया। ये चीज़ हमें याद रखनी होगी कि फारसी, अरबी, तुर्की का असर यहाँ के जो इलाकाई ज़ुबान उस वक्त राइज थी, जब ईरान से, जब अरब से, जब तुर्क से यहाँ पे मुसलमान आए, तो यहाँ पे जो इलाकाई ज़ुबान थी उन्होंने उसमें, चाहे वो सूफियों के ज़रिए हो, चाहे वो सियासतदान के ज़रिए हो, चाहे वो गज़नवियों के हवाले से हो, ये जितने भी लोग बहैसियती मुसलमान या बहैसियती एक हुक्मरान की हैसियत से, बहैसियती एक सियासी पहलू के हवाले से यहाँ पे हिंदुस्तान में आए, तो यहाँ की इलाकाई ज़ुबानों पर या सूफियों के, जैसे सूफिया जो उर्दू की इब्तिदाई नशो नुमा में सूफियों का एक बहुत बड़ा रोल है, एक अहम किरदार रहा है। तो उनकी ज़ुबान जो वो अपने साथ लाए थे, उस हवाले से भी खड़ी बोली का उस पर असर है, फारसी का भी, अरबी का भी और तुर्कों का भी। तो तुर्की, ये तीनों ज़बानें जो है, जब भी उर्दू ज़ुबान का इब्तिदाई नशो नुमा के हवाले से बात होती है तो फारसी, अरबी, तुर्की को हम फरामोश नहीं कर सकते हैं। तो ये आप लोगों को जहन में रखनी चाहिए। अच्छा, धीरे धीरे उसके साथ साथ, इस ज़ुबान के साथ साथ जब ये अवाम बाहर से आए,
इस ज़ुबान के साथ-साथ वो अपनी जो समाजियात जो थे, माशियात थे, इसी तरह से उन्होंने अपनी तहज़ीब और तमद्दुन भी वो साथ लेकर आए थे। तो रफ्ता-रफ्ता समाजी ज़रूरियात के पेश नज़र यहाँ बोली जाने वाली जो भी खड़ी बोली थी, उसमें फ़ारसी, अरबी और तुर्की और किसी कदर पंजाबी व दीगर बोलियों में और ज़ुबानों के बोलने वालों ने खड़ी बोली के अल्फाज दाखिल होने लगे। तो ये मिक्स हो गया है। ये एकदम इसकी मखलूत जिसको हम कहते हैं, ये कई ज़ुबानें फ़ारसी, अरबी, तुर्की और बाहर के उस वक़्त की जो इर्द-गिर्द के जो गिर्द-ओ-नवा में जो बोली बोली जाती थी, उनके अल्फाज और इसी तरह से वो धीरे-धीरे दाखिल होने लगी और उसमें व्यवस्थ होने लगे। अच्छा, इस इलाके के लोगों ने इन अल्फाज को अपने मिजाज, लहजे और तलफ़ुज़ के लिहाज से इस्तेमाल करना शुरू किया और फ़ारसी, अरबी, तुर्की और किसी कदर पंजाबी व दीगर बोलियों और ज़ुबानों के बोलने वालों ने खड़ी बोली के अल्फाज को अपने मिजाज, अपने लहजे और तलफ़ुज़ के एतबार से इस्तेमाल करना शुरू किया। जैसे मैंने अभी कहा कि इन ज़ुबानों का खड़ी बोली या मुख्तलिफ ज़ुबानें, चाहे वो फ़ारसी हो, अरबी हो, तुर्की हो या इस तरह से दीगर जितनी भी बोलियाँ और ज़ुबानें थी, तो उन बोलने वालों ने जब खड़ी बोलियों की जो अल्फाज जो है, उन्होंने अपने मिजाज और लहजे के हवाले से और तलफ़ुज़ के हवाले से उसको अपनाया। उसमें आप आगे चलकर हम देखेंगे कि किस तरह से हरियाणवी जो ज़ुबान थी या कन्नौजी जो ज़ुबान थी या इसी तरह से मगरिबी हिंदी की जो पाँचों बोलियाँ हैं, उनके मिजाज, उनका लहजा, उनका तलफ़ुज़, उनका ग्रामर, उनके बोलने का तरीका, वो किस तरह से खड़ी बोली से खड़ी बोली में व्यवस्थ हो गया और फिर आगे चलकर हम पुरानी उर्दू जिसको हम कहते हैं, जिसको रेख्ता, उसमें इन सब ज़ुबानों का एक असर पाया जाता है। धीरे-धीरे आगे चलकर उर्दू ज़ुबान एक खालिस फिर उर्दू कहलाई, लेकिन इससे पहले की जो ज़ुबानें थी उर्दू के जिनके जिनके नाम जैसे हिंदुस्तानी, रेख्ता, हिंदवी, जितने भी उर्दू मोहल्ला, जितने भी नाम थे, उनमें कहीं न कहीं बाहर के अफ़आल, अस्मा, ज़माइर और मुख्तलिफ ग्रामर की जो चीज़ें थी, वो उसमें पेवस्त हो गई थी। तो उन्होंने इसी उसी हवाले से, उसी लहजे से, उसी तलफ़ुज़ के एतबार से खड़ी बोली को इस्तेमाल करना शुरू किया। नतीजतन दहली जो है, इस नतीजे में दहली और उसके गर्द-नवाह में दोनों के बाहमी मेल-जोल और इख्तिलात से एक ऐसी ज़ुबान वजूद में आई, जो रफ्ता-रफ्ता तकरीबन पूरे हिंदुस्तान में बोली और समझी जाने लगी। जब मैंने कहा कि यही चीज़ थी, इसी वजह से दीगर पंजाबी और दीगर बोलियों और ज़ुबानों के बोलने वालों ने जब इस खड़ी बोली के साथ जो उस वक़्त मुख्तलिफ ज़बानों का एक इख्तिलात था और मेल-जोल के वो जो एक मेल-जोल की वजह से एक खड़ी बोली जो वजूद में आई थी, तो जब उसके गर्द-नवाह में यानी दहली और उसके गर्द-नवाह में दोनों की बाहमी मेल-जोल यानी खड़ी बोली और मुख्तलिफ ज़ुबानों के इख्तिलात से एक ऐसी ज़ुबान वजूद में आई, फिर आगे चलकर जिसे हम हिंदुस्तान में उर्दू के नाम से जानते हैं। तो जदीद हिंद आर्याई ज़ुबान के हवाले से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कदीम हिंद आर्याई यानी 1500 क़ब्ल मसीह से 500 क़ब्ल मसीह, इनको यानी जदीद हिंद आर्याई को हम 3 अदवार में तक़सीम कर सकते हैं। नंबर 1 कदीम हिंद आर्याई, नंबर 2 वस्ती हिंद आर्याई और जदीद हिंद आर्याई। ये 3 जो है ये अदवार जो है जदीद हिंद आर्याई ज़ुबान के हवाले से की जाती है। तो सबसे पहले कदीम हिंद आर्याई जो है वो 1500 क़ब्ल मसीह से लेकर 500 क़ब्ल मसीह में बोली जाती थी कदीम हिंद आर्याई। उसमें जो ज़ुबानें राइज थी, उनकी मियारी शक्ल संस्कृत कहलाई,
यानी जो हमने बात की थी कि संस्कृत और क्लासिकी संस्कृत, वैदिक संस्कृत जितने भी है, वो कदीम हिंद आर्याई से ताल्लुक रखती है। उस वक्त का जो अदब है वो भी कदीम हिंद आर्याई से ताल्लुक रखता है, क्योंकि ये जुबान जो एक मखसूस तबके तक महदूद हो गई, जिसकी वजह से अवाम में उसके जो आम बोलचाल में ये जुबान जो है नहीं बोली जाने लगी, तो ये एक महदूद होने की वजह से एक सिमट गई ऊपर, यानी जो हम कहते हैं कि ऊपर का जो तबका थे, ठीक, ब्राह्मण जो थे, पंडित जो थे, वो इस संस्कृत जुबान को इस्तेमाल करने लगे, जिसकी वजह से ये एक महदूद हो गई, जिसकी वजह से धीरे धीरे उसका एक रिवाज खत्म होने लगा। आवाम की जुबान धीरे धीरे कोई नई जुबान जो है वजूद में आने लगी थी। लेकिन 500 कबल मसीह के आसपास इसने दम तोड़ दिया। जिसे संस्कृत ने दम इसलिए तोड़ा क्योंकि ये एक महदूद तबके तक ये महदूद हो गई थी। उसकी जगह अब क्या हुआ, उसकी जगह प्राकृत ने और उपभ्रंश जुबानें फरोग पाने लगी। तो कदीम हिंद आर्याई के हवाले से आपको इतना याद रखना है कि कदीम हिंद आर्याई यानी 1500 से लेकर 1500 कबल मसीह से लेकर 500 कबल मसीह में जो जुबानें राइज थी वो क्लासिकी संस्कृत, वैदिक संस्कृत कहलाई, और उस वक्त के एक अदब में यही जुबान जो है जबान इस्तेमाल होती थी। लेकिन फिर 500 कबल मसीह के आसपास जो है ये संस्कृत और वैदिक संस्कृत, क्लासिकी संस्कृत, इसने धीरे धीरे दम तोड़ना शुरू किया। ये एक ही वक्त में इसने दम नहीं तोड़ा है, बल्कि धीरे धीरे, क्योंकि जब कोई, देखो, एक जबान का आवाम से रिश्ता रहना बहुत जरूरी हो जाता है। आम बोलचाल आवाम जो बोलते हैं, उससे उस जबान का ताल्लुक होना बहुत जरूरी है। अगर ये महदूद रह गई तो ये महदूद होकर फिर खत्म हो जाती है, दम तोड़ देती है। तो ये प्राकृत, यानी प्राकृत किसको कहते हैं, यानी प्राकृत उस जुबान को कहा जाता था जो उस वक्त की आम बोलचाल, जो मिली जुली बहुत से अवाम की कई जुबानों से मिलकर एक जुबान जो चली आ रही थी, उसको प्राकृत कहता था। घिसी पेटी जुबान जिसको हम कहते हैं, कभी उनके अल्फाज, कभी संस्कृत के अल्फाज, कभी बाहर से कोई आया हुआ तो उनके अल्फाज, कई आर्यों की आमद के साथ उनके अल्फाज उसमें मुलविस मिलावट हो गई, तो ये एक प्राकृत जुबान थी जो आम बोलचाल की जुबान थी। इसी तरह से उपभ्रंश जो है वो धीरे धीरे जुबानें जो है फरोग पाने लगी थी। तो ये जुबानें जो है 500 कबल मसीह से 1000 तक राइज थी। यानी हम ये कह सकते हैं कि कदीम हिंद आर्याई 1500 कबल मसीह से 500 कबल मसीह तक इसका दौर रहा। उसके बाद 500 कबल मसीह के आसपास इस संस्कृत के इस दौर ने दम तोड़ दिया। फिर आगे चलकर 1500 कबल मसीह से लेकर 1000 ईस्वी तक जो जुबानें राइज थी, यानी प्राकृत और ब्रंश, तो ये दौर जो है जिसे हम वस्ते हिंद आर्याई जुबानों से ताबीर किया जाता है। तो अगर आपसे कोई भी सवाल करे कि प्राकृत और उपभ्रंश जो है वो किस अहद की, हिंद आर्याई किस अहद की जुबानें हैं, तो आपका जवाब यही होना चाहिए कि 500 कबल मसीह से लेकर 1000 ईस्वी तक जो जुबानें राइज थी वो प्राकृत और उपभ्रंश कहलाई, और उसी अहद को हम वस्ते हिंद आर्याई अहद कहते हैं। अब इससे आगे जो भी दौर आएगा वो जदीद हिंद आर्याई जुबान के हवाले से बात होगी, क्योंकि आगे चलकर जब हम देखते हैं कि 1000 ईस्वी तक राइज थी उपभ्रंश और प्राकृत, अब आगे चलकर 1000 ईस्वी के आखिर में हिंदुस्तान के मगरिब से लेकर मशरिकी खिते तक मुख्तलिफ उपभ्रंशों जुबानों का चलन था, लेकिन ये भी महदूम होने लगी और उनकी जगह मुख्तलिफ बोलियां
और जुबानें फरोग पाने लगी। इन्हें जदीद हिंद आर्याई जुबान का दौर 1000 से लेकर अभी तक चला आ रहा था, लेकिन धीरे धीरे, लेकिन उसकी कई शक्लें आगे चलकर जो है, कई जुबानें या मुख्तलिफ जुबानें लेकिन इसी जदीद हिंद आर्याई जुबान ही से वजूद में आई। तो आपको ये चीज भी याद रखनी होगी, जदीद हिंद आर्याई से ही उर्दू जुबान वजूद में आई। खड़ी बोली का ताल्लुक इसी जदीद हिंद आर्याई जुबान से है। तो चूंकि जब ये महदूम होने लगी तो मुख्तलिफ बोलियां और जुबानें फरोग पाने लगी, जिसमें हरियाणवी है, खड़ी बोली है, कन्नौजी है, बुंदेलवी है। तो अब ये मुख्तलिफ इलाके में ये जुबानें अब धीरे धीरे फरोग पाने लगी। इन्हीं जुबानों को माहिर लिसानियात ने जदीद हिंद आर्याई जुबानों से ताबीर किया है, और उस अहद को जदीद हिंद आर्याई अहद कहा जाता है, जो मैंने अभी आपके सामने बात की है। तो उर्दू की पैदाइश जो है इसी अहद में हुई, इसी जदीद हिंद आर्याई जुबान। अगर आपसे कोई पूछे कि जदीद ये जो हिंद आर्याई जुबान है वो अगर 3 अदवार पर कायम है, तो तीनों अदवार में से उर्दू का ताल्लुक किस अदवार से है, किस दौर से है, तो आपका जवाब यही होना चाहिए कि कदीम, वस्त और जदीद में से जदीद हिंद आर्याई जुबानों से जो मुख्तलिफ जुबानें और मुख्तलिफ बोलियां जो राइज थी, उन्हीं में से एक जुबान जो खड़ी बोली जो थी, उसी से उर्दू वजूद में आई, और उसी को उर्दू की पैदाइश उसी अहद में हुई। तो शुमाली हिंदुस्तान में 500 ईस्वी से 1000 तक जो अपभ्रंश जुबानें राइज थी, उनमें से एक जुबान का ताल्लुक शोरसीन देश यानी दिल्ली और उसके गिरदोनवा से था, और उर्दू का जन्म भी शोरसीनी उपभ्रंश से ही हुआ है। तो ये खड़ी बोली जो है, इससे पहले उपभ्रंशों के उसी शाख से एक खड़ी बोली जो थी, मगरिबी हिंदी की जो बोलियों में से एक खड़ी बोली थी, वो इसी उपभ्रंश के उस शोरसीनी दौर से था, उसी इलाके से था। और शोरसीनी देश उस वक्त दिल्ली और उसके गिरदोनवा जितने भी इलाके थे, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो मथुरा हो, जितने भी इलाके हैं, तो वो यूपी का वो जो उत्तर प्रदेश का वो जो नॉर्थ इलाका है, वो भी शोरसीनी देश के इस इलाके में आते हैं, मथुरा, जितने भी इलाके हैं। तो उर्दू का जन्म जो है वो शोरसीनी अपभ्रंश से ही हुआ है। उर्दू जबान का ताल्लुक जदीद हिंद आर्याई जुबानों से है, जैसे कि हमने कहा, और जिसका इर्तिका 1000 ईस्वी के आसपास हुआ। अब उपभ्रंश धीरे धीरे महदूम हो रही थी, उनकी जगह मुख्तलिफ नौ बोलियां और जुबानें राइज होने लगी। माहिर लिसानियात ने इस अहद में राइज बोलियों और जबानों को उनके इलाके और खुसूसियात के बिना पर 3 ग्रोहों में तकसीम किया है। ये 3 ग्रोह कौन से हैं? यानी उस अहद में, यानी उपभ्रंश के महदूम होने के बाद जो मुख्तलिफ नौ बोलियां वजूद में आ रही थी और मुख्तलिफ इलाकों में जो वजूद में आ रही थी, इनके इलाके और खुसूसियात के बिना पर उनके अस्मा, सिफात, अफ़आल के बिना पर उन्हें 3 ग्रोहों में तकसीम किया जा सकता है। और माहिर लिसानियात ने उसे 3 ग्रोहों में तकसीम किया। नंबर 1 बहरोनी, नंबर 2 वस्ता, नंबर 3 अंदरूनी। बैरूनी इलाका, बैरूनी की 3 किस्में हैं। बैरूनी की 3 किस्में हैं। नंबर 1 शुमाली मगरिबी, इसमें एक इलाका आता है लहिंदा और सिंधी। दूसरा है जनूबी, इसमें मराठी आती है।
इसी तरह से मशरिकी, उसमें उड़िया और बिहारी आती है, बंगाली आती है और आसामी आती है। तो जब हम इन ग्रहों के हवाले से ये जो बैरूनी इलाका है, बैरूनी जो इलाके हैं, उनमें से शुमाली, जनूबी, मशरिकी और शुमाली मगरिबी में आपको लहिंदा और सिंधी आएगी, और दूसरा जो है जनूबी, उसमें मराठी आएगी। मशरिकी इलाके में उड़िया, बिहारी, बंगाली और आसामी, ये बैरूनी की 3 किस्में हैं। उसके बाद दूसरी चीज जो हम देखते हैं वो है वस्ती इलाका, ये दरमियानी इलाका। ये तो बैरूनी था, अब दरमियानी इलाका। दरमियानी इलाका मशरिकी हिंदी का इलाका कहा जाता है, जिसमें ओदी, बकीली, छत्तीसगढ़ी शामिल है। ठीक है। अब तीसरी जो है वो अंदरूनी है। जैसे तीसरी किस्म जो है बैरूनी, वस्ती इलाका और अंदरूनी इलाका। अब अंदरूनी में जो इलाका आएगा उसको भी हम दो अंदरूनी में दो चीज हम दो ग्रोहों में हम उसको तकसीम कर सकते हैं। नंबर 1 मरकजी, नंबर 2 पहाड़ी। यानी इन अंदरूनी में मरकजी और पहाड़ी। अब मरकजी में कौन सी चीज आएगी? मरकजी में मगरिबी हिंदी, खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रिज भाषा, बुंदेलवी, कन्नौजी, पंजाबी, गुजराती और राजस्थानी। ये मरकज का इलाका था, और मगरिबी हिंदी का मरकज का इलाका। और यही मरकज का जो अंदरूनी हिस्से में जो तीसरी ग्रोह, इस इलाके की जो तीसरी ग्रोह अंदरूनी है, और अंदरूनी में पहली किस्म जो मरकजी है, मरकज ही में उर्दू का वजूद, खड़ी बोली, इसी जुबान से उर्दू का वजूद हुआ है। तो दूसरी, जैसे अंदरूनी में दूसरी किस्म जो है वो नेपाली है, और वस्ती पहाड़ी है, और मगरिबी पहाड़ी शामिल है। तो अंदरूनी के हवाले से जो मैंने कहा कि अंदरूनी मेन जो मरकजी इलाका है, जिसमें खड़ी बोली भी है, हरियाणवी भी है, ब्रिज भाषा भी है, बुंदेलवी भी है, कन्नौजी भी है, पंजाबी भी है, गुजराती और राजस्थानी है। तो खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रिज भाषा, बुंदेलवी, कन्नौजी चूंकि शुमाली हिंदुस्तान के उन मगरिबी इलाकों में राइज थी जिनका ताल्लुक अंदरून से था, और वो भी अंदरून के उस मरकज से था, है ना। तो इसलिए इन पांचों बोलियों ने एक दूसरे को खूब मुतासिर किया, क्योंकि मरकज में जो जुबानें आसपास के इलाके में बोली जाती थी, उन्होंने एक दूसरे को जरूर मुतासिर किया होगा। पहाड़ी इलाकों में तो बहुत कम लोग जाते हैं, लेकिन मरकज में, जिसे आप दिल्ली एक मरकज था, और जो भी इंसान बाहर से आता था, चाहे वो हुकूमत के तौर पर आता था, तो उनका मेन जो मकसद जो होता था वो दिल्ली होता था। दिल्ली मरकज था, और इसीलिए जो है इसी अंदरूनी मरकजी इलाके में जो भी जुबान मगरिबी इलाकों में राइज थी, जिनका ताल्लुक इस अंदरून से था, इन पांचों बोलियों ने, जिसमें खड़ी बोली जो मैंने अभी बात की, जिनका ताल्लुक अंदरून से था, एक दूसरे को खूब मुतासिर किया। और यही वजह है कि उनके दरमियान बाज मुमासलतें भी पाई जाती है। यहाँ बात अंदरून के मरकज के उन इलाकों की हो रही है जो इलाके अंदरून में पाए जाते थे, और वो भी मरकज में, जहाँ खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रिज भाषा, बुंदेलवी और कन्नौजी, 5 बोलियां, जो मगरिबी हिंदी की जो 5 बोलियां, जिसको ग्रेयरसन ने उससे ताबीर किया है, उसी हवाले से बात हो रही है। तो यही वजह है कि उनके दरमियान बाज मुमासलतें भी पाई जाती है, जो आगे चलकर हम उस पर गुफ्तगू करेंगे। एक मिसाल के जरिए भी हम आपको समझाएंगे किस तरह से मुमासलत पाई जाती है, और किस तरह से इन बोलियों ने आपस में एक दूसरे को काफी मुतासिर किया है। इन्हीं मुमासलतों के बुनियाद पर ग्रेयरसन ने इन 5 बोलियों के मजमुए को मगरिबी हिंदी से ताबीर किया है। ये आप लोगों को याद रखना होगा कि ग्रेयरसन ने जो मगरिबी हिंदी की जो 5 बोलियां गिनाई है वो कौन कौन सी है,
तो आपका यही होना चाहिए, खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रिज भाषा, बुंदेलवी और कन्नौजी। ये 5 मगरिबी हिंदी जो है, ये ग्रेगसन ने इस मजमूए को मगरिबी हिंदी के नाम से ताबीर किया है। अगरचे इन तमाम बोलियों ने उर्दू को मुतासिर किया है, ये बात तो सही है, लेकिन सबसे ज्यादा जिसने उसे मुतासिर किया है वो है खड़ी बोली। और ये अंदरून मरकज के अंदरूनी इलाके में बहुत ज्यादा राइज थी, और दिल्ली के और नवाई दिल्ली के आसपास जो है वो बोली जाती थी। तो दिल्ली और नवाई दिल्ली के इन 5 बोलियों की, जिनको हम मगरिबी हिंदी बोली कहा जाता है, इन 5 बोलियों की लिसानी खुसूसियात के हवाले से जब हम बात करते हैं तो इसको एक पहला ग्रुप हम उसको 2 ग्रुप में हम तकसीम करेंगे। यानी मगरिबी हिंदी की जो 5 बोलियां हैं, उनको हम उन 5 बोलियों की लिसानी खुसूसियत के हवाले से हम उनको 2 ग्रुप में तकसीम करेंगे। पहला ग्रुप जिसमें 3 जुबानी आएंगी, ब्रिज भाषा, बुंदेलवी और कन्नौजी, ये पहले ग्रुप में आएंगे लिसानी खुसूसियत के हवाले से। इनकी लिसानी खुसूसियत कुछ अलग होंगी। और दूसरा ग्रुप जो है वो खड़ी बोली और हरियाणवी, यानी पहले ग्रुप में 3, उसके बाद दूसरे ग्रुप में 2, हो गए 5। तो मगरिबी हिंदी की जो 5 बोलियां हैं उनकी लिसानी खुसूसियत के हवाले से हम बात करेंगे। तो सबसे पहले ग्रुप में मुजक्कर, यानी पहले ग्रुप में मुजक्कर यानी ब्रिज भाषा, बुंदेलवी और कन्नौजी। पहले ग्रुप में मुजक्कर जो है जमायर, सिफात, अस्मा और अफआल वगैरह बिल उमूम वाव पर खत्म होते हैं। ये कौन सी बोलियों में है? यानी ब्रिज भाषा, बुंदेलवी और कन्नौजी, इनमें मुजक्कर, जमायर, सिफात, अस्मा और अफआल ये वाव पर खत्म होते हैं। आप ब्रिज भाषा में देखोगे कि बेटू, बेटा की जगह बेटू, जो आगे चलकर हम बेटा जो है उर्दू में फिर आगे चलकर इस्तेमाल होने लगा। बेटू, लड़कू, दादू, नानू, ये अस्मा के हवाले से, नाम, नाउन के हवाले से, जब हम पहले ग्रुप की ब्रिज भाषा और बुंदेलवी और कन्नौजी के हवाले से इस नाउन के हवाले से जब बात करते हैं तो वहां वाव जोड़ते हैं, बिलउमूम वाव पर खत्म होता है। इसी तरह से जब हम एडजेक्टिव यानी सिफात में ब्रिज भाषा, बुंदेलवी और कन्नौजी का लिसानी खुसूसियत के हवाले से बात करते हैं तो वहां पर भी वाव पर खत्म होते हैं, बिलउमूम वाव पर खत्म होते हैं। सिफात में भी जैसे बड़ा से बड़ू, छोटू, अच्छू। इसी तरह से अफआल में आयु यानी आया, असल में ये आया है, लेकिन ब्रिज भाषा, बुंदेलवी और कन्नौजी में आयु कहा जाता है। इस तरह गयो, बैठू, खायु। जमायर में प्रोनाउन जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में, मेरा से मेरू, तुम्हारू, हमारू, तेरू। और ऐसे इन ब्रिज भाषा, बुंदेलवी और कन्नौजी ये जो है ना हरियाणा से जो बाहर, वो अभी भी बोली जाती है। ये सब बोली जो है वो अभी भी। मिसाल के तौर पर अगर हमें एक जुमला ये कहना है कि मेरा बड़ा बेटा दिल्ली गया, मेरा बड़ा बेटा दिल्ली गया, तो ब्रिज भाषा, बुंदेलवी और कन्नौजी में उसको ऐसे बोला जाता था, मेरू बड़ू बेटू दिल्ली गयो, मेरू बड़ू बेटू दिल्ली गयो। या दूसरी मिसाल, अगर हमें कहना है तुम्हारा बड़ा बेटा मेरा कहना नहीं मानता, तुम्हारा बड़ा बेटा मेरा कहना नहीं मानता। तो ब्रिज भाषा, बुंदेलवी और कन्नौजी जो मगरिबी हिंदी की ये 3 बोलियां थी, उसमें हम अलिफ को वाव से जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा तुम्हारू बड़ू बेटू मेरू कहियो ना मानियो। ये एक जुमले के तौर पर इस तरह से। तो इसके असरात कहीं ना कहीं अभी भी उन इलाकों में जहाँ पे
ब्रिज भाषा बुंदेलवी और कन्नौजी है, मतलब ये उर्दू बोली जाती है, तो उसके असरात कहीं न कहीं अभी भी वहाँ पाए जाते हैं। इसी तरह से इस तरह की बोलियाँ जो है दिल्ली के जुनूब, मशरिकी इलाका यानी आगरा, मथुरा के इलाके में राइज थी और अभी भी इसका असर देखने को मिलता है। आइयो, बैठियो, खाइयो, तुम्हारो, ये तुम्हारो आगरा में और इस तरह से मथुरा में आइयो, कहाँ जा रही हो, ये इस तरह से अभी भी बोला जाता है वहाँ पे। तो अभी भी इसका असर जो है देखने को मिलता है। लेकिन ये उर्दू का वो इलाका जहाँ पे मगरिबी हिंदी की ब्रिज भाषा और इसका इलाका था। तो दूसरा ग्रुप जिसमें खड़ी बोली और हरियाणवी है, उसमें क्या होता है, मुज़क्कर, ज़मायर, सिफ़ात, अस्मा और अफ़आल वगैरह बिल उमूम अलिफ पर खत्म होते हैं। दूसरे ग्रुप में आपको याद रखना होगा, इसमें दो जुबानें हैं, एक खड़ी बोली और दूसरी हरियाणवी। और इन दो बोलियों में प्रोनाउन, नाउन, एडजेक्टिव और वर्ब जो है वो उमूमन अलिफ पर खत्म होते हैं। मिसाल के तौर पर हम जब नाउन के हवाले से बात करेंगे, अस्मा के हवाले से बात करेंगे, जैसे वहां पे बेटा बेटू था, यहाँ बेटा हो जाएगा। और ये उर्दू में, इसीलिए आपको ये याद रखनी होगी ये बात कि आपको ये बात याद रखनी होगी कि दूसरे ग्रुप में जो खड़ी बोली और हरियाणवी है, इसका असर उर्दू में ज्यादा है। तो दूसरे ग्रुप में मुज़क्कर जो अलिफ, और यही चीज जो है उर्दू में बोली जाती है और लिखा भी जाता है। बेटा, लड़का, दादा, नाना। एडजेक्टिव यानी सिफात में बड़ा, छोटा, अच्छा, वहां बड़ू था, वहां अलिफ को वाव से जोड़ा जाता था। इस तरह वर्ब में, अफआल में आया, आना यानी आना से आया, गया, बैठा, खाया। प्रोनाउन यानी जमायर में मेरा, तुम्हारा, हमारा, तेरा, तो ये अलिफ जोड़ देते हैं। और ये किस जुबान में, खड़ी बोली और हरियाणवी है। मिसाल के तौर पर मेरा बड़ा बेटा दिल्ली गया, या दूसरी मिसाल, तुम्हारा बड़ा बेटा मेरा कहना नहीं मानता। यानी वहां पे अलिफ की जगह वाव था और यहां अलिफ अपनी जगह है, और यही उर्दू में जो है इस्तेमाल होता है। तो इस सॉरी, इस तरह की बोलियां जो है मेरठ, रोहिलखंड, अंबाला, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, दिल्ली, पटियाला वगैरह में राइज थी। तो सहारनपुर में, मुजफ्फरनगर में, दिल्ली में आपने आज भी वह यही लहजा पाया होगा। वहां ऐसे ही बोला, तुम्हारा बड़ा बेटा मेरा कहना नहीं मानता। यहाँ तुम्हारो इस तरह से जो है ना नहीं बोला जाता है। तो ये मरकज का, अंदरूनी मरकज के दूसरे ग्रुप की बात हो रही है, जहां पे दिल्ली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, अंबाला, पंजाब के उस इलाके में बोली जाती थी। तो उर्दू और खड़ी बोली के दरमियान इस रिश्ते को अगर हमें मजीद वाज़ा करना है, तो आपको पंजाबी, ब्रिज भाषा, हरियाणवी और खड़ी बोली की लिसानी खुसूसियत को समझना ज़रूरी है। और इससे पहले जो हमने बात की खड़ी बोली और हरियाणवी के हवाले से, इस तरह से पंजाबी पे हम देखते हैं कि पंजाब की अगर जाए पैदाइश है, जैसे महमूद शिरानी ने कहा है कि उर्दू की जाए पैदाइश जो है वो पंजाब है, और उनकी किताब भी है पंजाब में उर्दू, महमूद शिरानी की। तो अगर उस हवाले से हम देखेंगे, क्या खड़ी बोली से होकर ये उर्दू जो जुबान है, क्या वो वाकई में पंजाब के कुछ असरात लिए हुए हैं, या उसके ज़मायर, या उसकी सिफात, या उसके अस्मा, या उसके अफ़आल क्या उसमें है, या इस तरह से ब्रिज भाषा जो हमने बात की अभी पहले ग्रुप की जो जुबान थी अंदरूनी मरकज में, क्या उस जुबान में इसके असरात पाए जाते। तो जैसे कि पंजाब की जाए पैदाइश के बारे में महमूद शिरानी के
तस्दीक ने उर्दू और पंजाबी के दरमियान बाज़ मुश्तरक लिसानी खसूसियात का भी जिक्र किया है। जैसे मैंने अभी आपके सामने जिक्र किया कि उनकी एक किताब है पंजाब में उर्दू, और वो इस बात पर मुत्तफिक नज़र आते हैं कि उर्दू जो है वो पंजाब में पैदा हुई, क्योंकि सिंध ही से मुसलमानों का यहाँ वरूद हुआ, और उसी तरह से उनके बोलचाल और यहाँ की आम बोलियों ने जो एक ज़ुबान वजूद में आई वो उर्दू कहलाई, और वहीं से उर्दू का है वो धीरे धीरे उसका जन्म हुआ। तो ये तो उसने उन तस्दीक उर्दू, लेकिन इस हवाले से अगर हम इस चीज़ से इनकार कर सकते हैं या इस तस्दीक को हम माने ना, लेकिन ये बात तो हमें माननी पड़ेगी कि उर्दू और पंजाबी के दरमियान बाज़ मुश्तरक लिसानी खसूसियात पाए जाते हैं। उनके मुताबिक उर्दू और पंजाबी की वलादत का एक ही मकाम है। जो मैंने कहा, दोनों ने एक जगह तरबियत पाई है। उर्दू की हकारी आवाज़ें जैसे ढ, झ, घ, भ और ध, ये हकारी आवाज़ उसको कहा जाता है। आपसे कोई भी पूछे हकारी आवाज़ क्या होती है, तो ढ, झ, घ, भ, ध वगैरह जो है ये पंजाबी में बिलउमूम हज़फ हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर आपने पंजाबी उस लहजे में आपने गौर किया होगा कभी, वहाँ ध्यान की जगह ध्यान बोलते हैं। आप ध्यान नहीं देते हो। घोड़े को घोड़ा बोलते हैं, है ना। तो इसी तरह से इस पंजाब से अगर आगे चलकर आप एक इलाका देखोगे कश्मीर, वहां पर भी ह, ये जो है ना हकारी आवाज नहीं बोलते। ह जो है ना वहां पे, जैसे आप वहां पे भाई को भाई बोलते हैं। तो इस तरह से ये जुबानें जो है वो कहीं न कहीं उस इलाके में बोली जाती थी। तो इसी तरह किसी भी लफ्ज के दरमियान में आया हुआ ह जो है वो पंजाबी में हमजा की आवाज में बदल जाता है। जैसे शहर से शहर, लाहौर से लाहौर, लाहौर ऐसे बोलेंगे वो। इसी तरह लहजे को बुलंद करने के लिए आमतौर पर अफ़आल के आखिर में ह का इजाफा कर दिया जाता है। मसलन ये करो, अगर हमें ये बोलना ये करो तो बोलते ये करहो। राते, रहाते, राते को रहाते। तो इस तरह की लिसानी खुसूसियत पंजाब में है, और ये पुरानी जुबानें में, तो पुरानी जुबान जो जिससे उर्दू वजूद में आई है उसमें ये बोली जाती थी। आपने मुख्तलिफ इलाकों में जैसे उर्दू की इब्तिदाई नकूश जब हम देखते हैं तो उसमें इस चीज का असर पाया जाता है। फिर धीरे 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 चलकर ये चीज जो है फिर एक उर्दू जो वजूद में आई उसका एक अपना एक लिसानी नजरिया बना। उसके जो ग्रामर है और उसके सर्फ और नव है वो अलग बन गए। तो कहीं ना कहीं लेकिन पुराने चाहे रेख्ता हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे हिंदवी हो, चाहे उर्दू मोहल्ला हो, चाहे पंजाब के उस इलाके की जुबान से जिसका ताल्लुक उर्दू से हो, उसमें ये सब चीज़ें जो है पाई जाती थी। इसलिए आपने जो अमीर खुसरू का आप कलाम पढ़िए तो उसमें पंजाबी का लहजा है, उसमें फारसी का लहजा है, उसमें ये सब चीज़ ध्यान या दक्कनी उर्दू में भी कहीं ना कहीं इस चीज़ के असर पाए जाते हैं। तो ये सब चीज़ें पंजाब की लिसानी खुसूसियत के हवाले से थी जो उस ज़माने में बोली जाती। इसी तरह से पंजाबी ज़ुबान में का, की, के, का की जगह जो है दा दी दे हो जाता है। उजदा, है ना, उजदा, उजदी, है ना, उसका यानी उसका अगर उजदा। एदाद के हवाले से तीन को पंजाबी में तिन बन जाता है, ये वहां पे महजूब हो जाता है तिन। 11 को 11, पंजाबी में सीन को अदा न करने के सबब पंजाबी की बेशतर एदाद से सीन को हज़फ कर दिया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर हमें 19 बोलना हो तो पंजाबी के आज के लहजे में भी 19 को 19 बोलते हैं, 20 को 20 बोलते हैं,
21 को इक्की बोलते हैं, 31 को इकत्ती बोलते हैं, 65 को पैंठ बोलते हैं, और ये जुबान अभी भी वहां पाई जाती है। तो ये जो पैंठ या अन्नी या बी या इसी तरह से 11 11 हो गया या दादी दे, तो ये जुबान जो थी वो उर्दू से पहले, उर्दू के वजूद से पहले इब्तिदाई नकूश, जो उर्दू के इब्तिदाई नकूश के हवाले से जब हम बात करते हैं तो उसमें उसके ये इस चीज़ के असरात, और हमें उसका अदबी इजहार भी हमारी किताबों में इस तरह की लैंग्वेज जो उर्दू के इब्तिदाई नकूश के हवाले से होती है, इस तरह की ज़ुबानें जो है वो मिलती है। इस वक्त इस तरह का जो कलाम है वो मौजूद है। तो इसी तरह से ब्रिज भाषा जो हमने बात की थी कि ब्रिज भाषा जो पहले ग्रुप की जो पहले ग्रुप की जो पहले इलाके की जो पहले ग्रुप की जो बोली थी वो ब्रिज भाषा है। तो ब्रिज भाषा जो है दिल्ली के जुनूब मशरिक की बोली है। इसका मरकज मथुरा मथुरा है, जिसके जुनूब में आगरा, फिरोजाबाद, भरतपुर, धौलपुर और ग्वालियर है। अलावा अजी ये बोली जयपुर के मशरकी हिस्सों में भी राइज है। ब्रिज भाषा की बात हो रही है। शुमाल में ये भाषा गुड़गांव के मशरकी हिस्सों तक फैली हुई है। मथुरा के शुमाल मशरिक में ये ईटा, अलीगढ़, बुलंदशहर, बदायूं और बरेलवी के अजला में राइज है। ये जो ब्रिज भाषा है इसके इसके इलाके जो है फैले हुए हैं। जुनूबी मशरिक में दिल्ली, उसके अलावा जुनूब में आगरा, फिरोजाबाद, भरतपुर, धौलपुर, इसी तरह से मशरिकी हिस्सों में जो शुमाल में ये भाषा गुड़गांव से मशरिकी हिस्सों तक फैली हुई है। और इसी तरह से मथुरा के शुमाली मशरिक में ईटा, अलीगढ़, बुलंदशहर, बदायूं और बरेलवी, वहां पे आज भी ब्रिज भाषा के असरात पाए जाते हैं। तो ब्रिज भाषा की जो बुनियादी खुसूसियत है उसके ज़मायर, अफ़आल, अस्मा, सिफात वगैरह का वाव पर ख़त्म होता है, जो हमने इससे पहले बात की थी। ये तमाम खुसूसियत कदीम उर्दू में पाई जाती है और ये हमेशा आपको पुराने उर्दू की इब्तिदाई नकूश में ब्रिज भाषा जो उस वक्त की मुख्तलिफ इलाकों में ईटा, अलीगढ़, बुलंदशहर, बदायूं, बरेलवी, फिरोजाबाद, भरतपुर, धौलपुर, ग्वालियर, जितने भी इलाके में ये बोली जाती थी वो कदीम, ये तमाम खुसूसियत कदीम उर्दू में बोली जाती थी और ये पाया जाता है ये कदीम उर्दू का। तो ब्रिज भाषा की जो बुनियादी खुसूसियत है उसकी जो मैंने कहा कि वाव पर ख़त्म होता है, जैसे बड़ू, जिसे हमारा, हमारू, बड़ू, बेटू, कहियो ना मानियो, इस तरह की जो हमने अभी पीछे मिसाल दी है। आगे चलकर हम बात करेंगे हरियाणवी। खड़ी बोली और हरियाणवी जो है ये उर्दू का इसका रिश्ता जो है बहुत अहम है और ये उन्होंने एक दूसरे को काफी मुतासिर किया है। हरियाणवी जो है उसको बांगड़ू और जाटू भी कहा जाता है। ये हरियाणा के आसपास के इलाके में बोली जाती है। बांगड़ू और जाटू भी कहा जाता है और कदीम उर्दू में इस जो हरियाणवी है उसके असरात हमें मिलते हैं। तो ये दिल्ली के शुमाली मगरिब में वाक़ हरियाणा की जो ज़िले हैं, डिस्ट्रिक्ट जो है, अजला है, जिसे रोहतक है, हिसार है, करनाल है वगैरह में खालिस हरियाणवी बोली जाती है और वहाँ पे इस ज़ुबान का असर पाया जाता है। तो हरियाणवी में क्या खुसूसियत है? हरियाणवी में ने का इस्तेमाल अलामत फ़ाइल और अलामत मफ़ऊल, फ़ाइल काम करने वाला और मफ़ऊल जिस पर काम का असर हो। अगर फ़ाइल मैं स्कूल जा रहा हूं या मैं खाना खा रहा हूं तो ये फ़ाइल और मफ़ऊल हो गया। तो दोनों के तौर पर होता है। मसलन आदमी बुरा अच्छे तो शराब ने क्या करना। अब यहाँ हरियाणवी में ने का इस्तेमाल
अलामत फ़ाइल और अलामत मफ़ूल दोनों के तौर पर इस्तेमाल होता है। यानी आदमी बुरा अच्छे, तो शराब का क्या करना है ना, शराब ने क्या करना है। यहाँ फ़ाइल और मफ़ूल का इसके तौर पर इस्तेमाल, शराब ने क्या करना है। यहाँ ने जो है, ने से शराब जो है फ़ाइल बन जाता है ना। तो ये चीज़ आपको इसी तरह से माज़ी मुतलक बनाने के लिए मुसम्मतों पर ख़त्म होने वाले फ़ेली मादू जैसे बाद या जोड़ दिया जाता है। मसलन मारा, मारा यानी उसने उसको मारा, तो यहां मारा से मारिया हो जाएगा। उसने उसको मारिया। क्या तुमने उसको देखा, देखा से देखिया। क्या तुमने उसको देखिया, क्या तुमने देखिया। बोला से बोलिया, उसने बोला, हाँ वो बोलिया। तो खड़ी, इसी तरह से ये हरियाणवी की लिसानी खुसूसियत थी। खड़ी बोली जो है वो जो उर्दू का अहम अहम बोली मानी जाती है, जिसकी वजह से उर्दू और खड़ी बोली का जो अहम रिश्ता है वो ये कि खड़ी बोली नवाई दहली की बोली और मगरिबी यूपी यानी बालाई दोआब मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद और रामपुर की अजला में बोली जाती थी। और वो कौन सी, हरियाणा जो है वो हरियाणा के आसपास रुथिला और बाकी जो करनाल वगैरह थी वहाँ बोली जाती थी। ब्रिज भाषा जो है वो भी मुख्तलिफ इलाकों में ईटा, अलीगढ़, बुलंदशहर वगैरह में बोली जाती थी। तो खड़ी बोली जो है वो मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद और रामपुर, ये इलाका जो है वो खड़ी बोली का इलाका कहा जाता है। और मगरिबी यूपी जिसको हम कहते हैं। तो खड़ी बोली की सबसे नुमाया खुसूसियत उसके मुज़क्कर, अस्मा, सिफात और अफ़आल वगैरह का बिलउमूम अलिफ पर ख़त्म होता है। और ये हमारे उर्दू में यही राइज है और अलिफ पर ही हमारे यहाँ उर्दू में जो है वो ख़त्म होता है। मिसाल के तौर पर जब हम प्रोनाउन ज़मायर के हवाले से, जैसे मेरू, जो ब्रिज भाषा में मेरू बोला जाता था, वहाँ मेरा हो गया, तेरा हो गया, तुम्हारा हो गया। बेटा, लड़का, दादा, नाना। इसी तरह से सिफात में बड़ा, छोटा, अच्छा, बुरा, आया, गया। तो मेरा बेटा, मेरा बड़ा बेटा, अगर हमें ये बोलना हो तो मेरा बड़ा बेटा आया, या तुम्हारा दादा अच्छा है, तुम्हारे दादा अच्छा है। इस तरह से जो है ये बोली जाती है। तो इसी बोली पर फारसी और अरबी के लिसानी असरात सबसे ज्यादा मुरतब हुए। ये आपको याद रखना हो। खड़ी बोली में, खड़ी बोली के ज़मायर में, खड़ी बोली की सिफात में, खड़ी बोली के अफ़आल में, खड़ी बोली के मुज़क्कर और मुअन्नस में, और खड़ी बोली खासकर ज़मायर और अफ़आल के हवाले से जब हम बात करते हैं तो वहाँ फ़ारसी और अरबी के लिसानी असरात जो है वो सबसे ज़्यादा मुरतब हुए हैं। तो यही चीज़ हमें समझनी होगी कि हकीकत जो है वो ये कि 12वीं सदी के आखिर में फ़ारसी और अरबी की जो अनासिर थे वो खड़ी बोली की ख़मीर में शामिल होने लगे और उर्दू जो है वजूद में आई। यही वो ज़माना है जब फ, ज़, ख, गैन जैसी आवाज़ें खड़ी बोली में दाखिल हुई। और ये ज़ुबानें कहाँ से दाखिल हुई, ये या आवाज़ें कहाँ से दाखिल हुई, ये अरबी और फ़ारसी में से होकर दाखिल हुई। तो इसने, इस खड़ी बोली ने इसे अपनाया। और जैसे अमीर खुसरू की यहाँ पहली बार इसका अदबी इजहार मिलता है। मिसाल के तौर पर उनकी जो पहली गज़ल है कि जहाल मस्की मकन तगाफुल दुराए वराए नेना बनाए बतियां, है ना, किताब हिजरा नदारम ए जा। तो
इस तरह से उसमें फ़ारसी के अल्फाज भी पाए जाते हैं, उसमें अरबी के अल्फाज पाए जाते हैं। इस तरह से खड़ी बोली के जो अल्फाज है, जो ज़मायर है, जो अस्मा है, जो सिफ़ात है, जो अफ़आल है, वो भी उसमें पाए जाते हैं। तो ये चीज़ हमें याद रखनी होगी कि खड़ी बोली ने जो उस वक़्त जो आम बोल जो उस दहली के गर्दो-नवा के आस-पास बोली जाती थी, वो खड़ी बोली की ख़मीर में जो है मुख्तलिफ़ फ़ारसी और अरबी के अनासिर जो है वो शामिल होने लगे और फिर धीरे-धीरे चलकर उसने एक उर्दू वजूद में आई और चूँकि धीरे-धीरे करके फिर हमें ये जो इलाका है, चाहे वो दक्कन का इलाका हो, यहाँ से जब दक्कन ये ज़ुबान पहुँची, वहाँ पर भी उसने अपने असरात छोड़े और वहाँ के असरात भी लिए। तो दक्कन में जैसे मोहम्मद बिन तुगलक के ज़माने में जब उन्होंने अपना दारुस्सुल्तानत दक्कन रवाना किया या वहाँ अपने साथ जो जितने भी अदीब थे, जितने भी उलमा थे या जितने भी हुक्मरान थे, वो अपने साथ इस ज़ुबान को भी लेके चले गए। उसके बाद धीरे-धीरे उसका असर दक्कन में पड़ने लगा और दक्कनी उर्दू जो है, वो एक अलग मकाम उर्दू में उसकी एक हैसियत से होने लगी, चूँकि इसमें चाहे वो आप क्या नाम है उसका नुसरती का नाम लो, कुली कुतुब शाह का नाम लो या मुल्ला वजही का नाम लो, उन्होंने इस ज़ुबान के हवाले से धीरे-धीरे दक्कनी उर्दू को भी शामिल किया और दक्कनी ज़ुबान में उन्होंने लेकिन कहीं न कहीं उस कदीम दक्कनी ज़ुबान में उर्दू ही के असरात पाए जाते हैं, जो यहाँ से यानी शुमाली हिंद से उस दक्कन तक पहुँची थी। तो यही ज़ुबान जो है, वो हरियाणवी अनासिर की शमूलियत के साथ-साथ जिसे अलाउद्दीन खिलजी और उसके फ़ौजियों के साथ दक्कन पहुँचती है, उसके साथ ही उर्दू जो है दक्कन के मुख्तलिफ़ ज़ुबानों, चाहे गुजराती हो, चाहे मराठी हो, चाहे तेलुगु हो और कहीं भी ज़ुबानें वहाँ पे थी, वहाँ पे वगैरह से मुतासिर हुई। उर्दू दक्कन में कहा जाता है, ये अक्सर हमने ये लफ्ज़ सुना है कि पली बड़ी तो पैदा तो हुई शुमाली हिंद में। उर्दू ज़ुबान पैदा तो हुई शुमाली हिंद में, लेकिन पली बड़ी कहाँ पर? दक्कन में। और दक्कन का आपको याद होना चाहिए कि वली का सबसे पहला दक्कनी जो है, उर्दू का जो अगर पहला साहिब दीवान शायर जिसको हम कहते हैं, वो वली है और वो दक्कन ही से ताल्लुक़ रखता था। जब वो यहाँ आया अपने यहाँ पे जब उन्होंने शुमाली हिंद में जब वो 1700 के आस-पास आया, उन्होंने देखा कि इस ज़ुबान में भी शायरी हो सकती है। यहाँ की ज़ुबान तो एक मीठी ज़ुबान है, उसमें मिठास है, यानी उर्दू की बात कर रहे हैं वो शुमाली हिंद में खड़ी बोली के उस असरात से जो ज़ुबानी वजूद में आ रही थी, जिसको आगे चलकर हमने उर्दू का नाम दिया। तो उन्होंने फिर इसी ज़ुबान में शायरी शुरू की और फिर 1719 में जब उनका दीवान यहाँ पे 19 या 20 के आसपास जब उनका दीवान यहाँ शुमाली हिंद में पहुंचा, तो शुमाली हिंद में उसे हाथों हाथ लिया गया और यहाँ के जो अदीब थे, यहाँ के जो शोरा थे, उन्होंने देखा कि इस ज़ुबान में भी इतनी अच्छी शायरी हो सकती है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने फ़ारसी को छोड़कर अब इस इलाकाई ज़ुबान में अपनी शायरी शुरू की, जो आगे चलकर उर्दू ही कहलाई। तो यही चीज़ थी कि उर्दू जब दक्कन में पहुँची, तो वहाँ पे गोलकंडा और बीजापुर की जो 2 इलाके थे, उन्होंने इस ज़ुबान को फ़रोग़ दिया और वहाँ के जो नवाबीन थे, वहाँ के जो बादशाह थे, उन्होंने भी अ, इस ज़ुबान को काफ़ी उरूज तक इन 2 मतलब इलाकों में गोलकंडा और बीजापुर, एक जगह आदिल शाही हुकूमत थी और दूसरी जगह जो है वो कुतुब शाही हुकूमत थी। तो मोहम्मद आदिल शाह, सिकंदर आदिल शाह जितने भी ये आदिल शाही हुक्मरान गुज़रे हैं, उन्होंने
ज़ुबान को भी अ, बड़ा इस ज़ुबान को भी फ़रोग़ दिया और उस वक़्त के जो हालात के साथ-साथ उन्होंने वहाँ के मुख्तलिफ़ शुरा को उनको पज़ीराई की और उनको काफ़ी सराहा। मिसाल के तौर नुसरती जब औरंगज़ेब जब इलाके में आता है या मोहम्मद आदिल शाह का वो चहेता शायर था। इस तरह से औरंगज़ेब जब दक्कन पहुँचता है तो वो नुसरती को बुलाकर उसको मलिक शुरा का एज़ाज़ देता है। तो दक्कन में ये ज़ुबान जो है, खड़ी बोली जो है, वो धीरे-धीरे चलकर जब वहाँ भी पहुँची, उन्होंने गुजराती, मराठी, तेलुगु और वगैरह से ये ज़ुबान मुतासिर हुई और एक ऐसी ज़ुबान वजूद में आई जिसको हम उर्दू कहते हैं। तो इस हवाले से हमने बात की कि किस तरह से उर्दू और खड़ी बोली का आपस में एक रिश्ता रहा है। बस हमें इसमें कुछ चीज़ें याद रखनी होंगी कि दहली और नवाई दहली की जो मगरिबी हिंदी की जो 5 बोलियाँ थी, उन 5 बोलियों में पहला ग्रुप जो है जिसमें ब्रिज भाषा, बुंदेलवी और कन्नौजी है, उसके असरात उर्दू में पाए जाते हैं। लेकिन दूसरी ग्रुप की जो खड़ी बोली और हरियाणवी है, ये उर्दू ज़ुबान के नशो-नुमा में ये बोली बहुत अहमियत की हामिल है और उसके ज़मायर, उसके अस्मा यानी खड़ी बोली और हरियाणवी दूसरी ग्रुप के हवाले से बात कर रहा हूँ। दूसरे ग्रुप के हवाले से खड़ी बोली और हरियाणवी में जो अस्मा, जो सिफ़ात, जो अफ़आल और जो ज़मायर बोले जाते थे, यानी उसकी लिसानी ख़ुसूसियत जो खड़ी बोली और हरियाणवी की लिसानी ख़ुसूसियत है, वही आगे चलकर जो है वो उर्दू में उसी लिसानी ख़ुसूसियत के हवाले से इसमें बात हो गई। तो हरियाणवी और खड़ी बोली जो है वो उर्दू के इब्तिदाई नशो-नुमा की बोलियों में बहुत अहम रखती है। और इलाका कौन-सा है इन दोनों का? इन दोनों का इलाका ये है कि हरियाणवी के हवाले से अगर बात करें तो करनाल, रोहतक, हिसार वगैरह ये सब इलाके हैं। इसी तरह से खड़ी बोली में सहारनपुर, मेरठ, मुज़फ़्फ़रनगर, सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद और रामपुर के अज़ला में। आपको मैं एक चीज़ और भी बता दूँ कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने इसी बिना पर और शौकत सब्ज़वारी ने इसी बिना पर उर्दू की जाए पैदाइश को, जो हमने तब से ये जो इसका निचोड़ है, जो हमने बहस की है कि खड़ी बोली से जो ज़ुबानें, जो नवाई दहली में जो बोलचाल की जो ज़ुबानें थी, जिसको हम मगरिबी हिंदी की बोलियाँ कहते हैं, खड़ी बोली थी, उसी से उर्दू निकली है। तो मसूद हुसैन खान ने इसी नज़रिए को सामने रखकर ये कहा है कि उर्दू ज़ुबान की जाए पैदाइश दहली और नवाई दहली के इर्द-गिर्द है। या इसी तरह से शौकत सब्ज़वारी का जो कौल है कि उर्दू जो है वो खड़ी बोली से वजूद में आई। तो ये एक पस मंज़र था जिसके हवाले से हमने बात की कि किस तरह से उर्दू ज़ुबान, उर्दू और खड़ी बोली का आपस में रिश्ता है। तो उम्मीद है कि आपको ये पूरा जो सबक है या पूरा जो लेसन है उर्दू और खड़ी बोली का रिश्ता आपको अच्छे से समझ आया होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। ओके, आप बाकी वस्सलाम, अस्सलामु अलैकुम।